चलो आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। देखो रदरफोर्ड मॉडल के बाद बोहर मॉडल आने से पहले काफी छोटे छोटे रिसर्च हैं, काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी पढ़ेंगे, हम स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे। 3 4 5 टॉपिक हैं जिनको पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, एटम का नेक्स्ट मॉडल जिसको हम बोलते हैं बोहर मॉडल। और इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये थ्योरी लाइट की नेचर को बताती है। किसको बताती है ये थ्योरी? लाइट की नेचर को, कि लाइट कैसी होती है, किस फॉर्म में होती है, कैसे ट्रेवल करती है, लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये उसके बारे में हमें बताने का काम करती है। और ये थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा दी गई थी। किसने दिया था इस थ्योरी को? मैक्सवेल ने। अब इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या क्या है, पहले पॉइंट सुनो सारे, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या कहा गया है? एनी सोर्स emit light continuously in the form of a wave। मतलब कि कोई भी सोर्स जब लाइट छोड़ता है, लाइट रिलीज करता है, लाइट को छोड़ता है कहीं पर भी, तो वो ऐसा काम लगातार करता है। और किसकी फॉर्म में करता है? वेव की फॉर्म में करता है। क्या? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के पॉइंट है सारे के सारे। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्योरी। हाँ 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 हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे मान लीजिए ये कोई बल्ब है, ठीक है, अब इस बल्ब में से रोशनी निकल रही है, तो मैक्सवेल क्या कहता है इस थ्योरी में कि ये लाइट लगातार निकलेगी। ऐसा नहीं कि आपने बल्ब ऑन कर दिया तो रुक रुक के लाइट निकलेगी, ऐसा नहीं। ये कहता है कि या तो ये सोर्स लाइट छोड़ ही नहीं रहा, तो जैसे अब बल्ब ऑफ है तो लाइट नहीं आ रही, और अगर लाइट आएगी तो वो लगातार आएगी, बीच में कोई रुकावट नहीं होगी, वो लगातार। और लगातार किसकी फॉर्म में ट्रेवल करेगी वो लाइट? लगातार ट्रेवल करेगी वेव की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में ट्रेवल करेगी लाइट? लगातार वेव की फॉर्म में। समझ में आ गई बात? लगातार होगा और वेव की फॉर्म में होगा। सेकंड पॉइंट में इसने क्या बता कि जो वेव निकली है किसी भी सोर्स से, यानी जो लाइट है जो निकली है, वो जो लाइट वेव है, वो वेव कैसी है? वो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उस वेव की टाइप क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होने का मतलब क्या है कि वो वेव किस किस चीज से बनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मिलने से बनी। उस वेव में हमने क्या चीज मिलाई है? इलेक्ट्रिक फील्ड को मिलाया है। किसके साथ है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के मिलने से वो वेव बनती है। यानी जो लाइट वेव है वो नेचर में कैसी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है कि भी जो वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी उस वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जैसे सपोज करो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में होगा? वाई एक्सिस में। ऐसे आगे क्या कहता है कि और जो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है वो डायरेक्शन इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है। यानी वो किसमें होगा? जेड एक्सिस में। किसमें होगा वो? जेड एक्सिस में। यानी आप ये समझ सकते हो कि ये फिंगर किसको बता रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये फिंगर किसको बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड को। समझ में आ गई मेरी बात? तो वेव किस तरफ? मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, तो वेव किस तरफ जाएगी? इस तरफ। समझ में आ गई बात? सर ये दोनों परपेंडिकुलर कैसे हुई? ये दोनों बेटा जब वेव बनती है, वेव का फॉर्मेशन आप पढ़ोगे +2 क्लास में होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, वहां पर आप फॉर्मेशन पढ़ोगे, ठीक है? तो उसमें आपको समझाया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है? और वेव की जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन वो उन दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की। समझ में आ गया? ये इसका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि इन वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यानी अपने प्रोपगेशन के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं है। बगैर मीडियम मतलब कि ये वेव वैक्यूम के अंदर से, स्पेस के अंदर से भी ट्रैवल कर सकती है। जिसका प्रूफ क्या है? सूर्य से लाइट का अर्थ पर आना। अब सन और अर्थ के बीच में क्या है? स्पेस, अंतरिक्ष है, ठीक है? वैक्यूम है, वहां पर कुछ नहीं है, फिर भी लाइट सन से कहां तक आती है? अर्थ तक आती है। तो इसका मतलब उस लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं थी, जैसे कि साउंड वेव को होती है। साउंड वेव आपने 10th में 9th में था शायद, तो वहां पर आपने पढ़ा है कि साउंड वेव रिक्वायर मटेरियल मीडियम, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहे कोई भी हो,
जैसे लाइट जो आप पढ़ रहे हो, लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे मैं इस थ्योरी के बाद आपको पढ़ाऊंगा स्पेक्ट्रम में कि कई तरह के होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जैसे आपने एक्सरे सुना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपने यूवी रेज सुनी होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपके घर पे ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन। जो माइक्रोवेव ओवन है उसके अंदर जो माइक्रोवेव है वो भी टाइप क्या होती है उसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपने इंफ्रारेड रेडिएशन सुनी होगी, हीट वेव किसी भी गर्म चीज से कोई निकलती है तो वो क्या होती है, हीट वेव होती है। तो वो हीट वेव भी क्या होगा, जिसको उसको हम इंफ्रारेड वेव बोलते हैं, और टाइप उसकी भी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फोन से निकलने वाली हाँ, फोन से जो आपका सिग्नल जाता है या आपका फोन जो सिग्नल रिसीव कर रहा है वो भी कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और जब सर फोन को ऑन कर दिया तो कुछ लाइट निकलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ में आ गई मेरी बात? वो सारी लाइट्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। समझ गए इस चीज को? और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, सिर्फ एक ये लाइट नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं। बगैर मीडियम के अंदर से भी जा सकती है और बगैर मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है। समझ में आ गई मेरी बात? लास्ट पॉइंट कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अभी हमने क्या आगे ट्रेवल करती है, मीडियम के बगैर भी और मीडियम के अंदर भी, लेकिन ट्रेवल करती किस स्पीड से, ट्रेवल करने की स्पीड क्या होगी? तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, टाइप उसकी चाहे कुछ भी हो, वो हमेशा किससे ट्रेवल करेगी, उसकी स्पीड होगी स्पीड ऑफ लाइट। यानी लाइट की स्पीड से चलती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये भी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है। लाइट की स्पीड ये क्यों, क्योंकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये सिर्फ लाइट की नहीं, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इस स्पीड में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है, लेकिन वो फ्लक्चुएशन आता है जब मीडियम को चेंज करते हैं। यानी ये जो स्पीड बताई गई यहाँ पर, ये बताई गई है जब वैक्यूम के अंदर से लाइट ट्रैवल कर रही है स्पेस के अंदर से। अब अगर वो पानी के अंदर से, एयर के अंदर से, ग्लास के अंदर से, किसी और चीज के अंदर से ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, कम ज्यादा हो जाती है। यहाँ बता क्या सर। वीडियो में गलत हो जाएगा सर, कोई नहीं, मीटर लिखा हुआ है सर, किलोमीटर। ओके ओके, नहीं, फिर यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर 8 है। अगर तुम्हें 3 लाख लिखूंगा तो पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 है। अगर आप लाख लिखते हो तो फिर वो क्या होता है, पावर 6 का भी 5 है। समझ में आ गई बात? तो ये लाख किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वही आएगा। समझ में आ गई बात? कर लोगे इस चीज को? ये थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के मेन पॉइंट्स। मैं एक चीज और बताऊंगा, आपने कॉस्मिक रे सुनी है? कॉस्मिक रे सन से आती है लेकिन अर्थ पर पहुंच नहीं पाती, बहुत हार्मफुल रेडिएशन होती है, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है। अब आगे वाले पॉइंट पे बात करते हैं। अब है ना, इसमें हमने एक चीज, यानी इस पूरी थ्योरी में एक वर्ड है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। बाकी वर्ड हमने समझ में या समझ लिया, चलो समझ में आ गया। और एक वर्ड जो अभी तक वैसे हमारे समझ में आ गया लेकिन एक्चुअल में हमने अभी तक नहीं समझा, वो क्या था, वेव। कौन सा वर्ड है जिस पे अब हमने फोकस करना है, वेव। सिर्फ हमने वेव को सुना है, अभी तक वेव को समझा नहीं। इसलिए वेव हमने सुना हुआ लगता है कि वेव तो जी बहुत बार सुन रखा है, तो इसलिए हम उस शब्द पर फोकस ही नहीं कर रहे। लेकिन एक्चुअल में क्या है, कोई भी शब्द सिर्फ सुनना सही नहीं है, उस शब्द के बारे में जानकारी होना सही है। अब एक वेव जो वर्ड है, इस एक वर्ड के अंदर कितनी जानकारी है वो आप समझाएं। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, अब उस पर आप समझो। सबसे पहली बात, वेव होती ही क्या है, व्हाट इज ए वेव? वेव की अगर मैं आपको एक डेफिनेशन दूं तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, इट इज ए फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। या कह लो वेव इज ए फॉर्म ऑफ disturbance which travel in the form of crust and trough. In the form of crust and trough. क्या है? वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस है जो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करता है। डेफिनेशन है, तो चलिए सबसे पहले इसी डेफिनेशन को समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर वेव का डायग्राम बना रहा हूँ, वेव को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। आई थिंक इसी तरीके से बनाते होंगे वेव को। वेव को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो वेव क्या होगा, वेव एक डिस्टरबेंस है। अब देखो क्रस्ट क्या होता है, पहले क्रस्ट और ट्रफ को समझ लेते हैं कि क्रस्ट होता है जब ऊपर की तरफ जाए, क्रस्ट हाइट को डिनोट करता है, ये होगा क्रस्ट। ट्रफ का मतलब होता है एक प्रकार से गड्ढा, तो जो नीचे की तरफ आए तो ये क्या होगी, ट्रफ।
तो वो एक डिस्टरबेंस है जो एक बार ऊपर क्रस्ट और एक बार नीचे तरफ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए ट्रेवल करेगा। तो ये क्या होगी वेव। अच्छा ये डिस्टरबेंस कैसे है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पानी का कोई बर्तन है या कभी तालाब या झील में हो, तो जैसे हम पानी के अंदर जब कोई कंकड़ या पत्थर फेंकते हैं, हमने यहाँ पर फेंका, ठीक है, तो हम एकदम देखेंगे कि हमारा पत्थर तो यहाँ गिरा है, लेकिन उससे पानी क्या होगा, डिस्टर्ब, और पानी से क्या जनरेट होगी, एक हल्की सी वेव। वेव का साइज डिपेंड करता है कि पत्थर कितना बड़ा था, और वो वेव कहां तक आएगी, किनारे तक आएगी। वो वेव आपको सर्कल की फॉर्म में दिखाई देगी। किसकी फॉर्म में दिखाई देगी, वो वहां से सर्कल। तो वो क्या था, आपने वाटर को यहाँ डिस्टर्बेंस डिस्टर्ब किया, और वो डिस्टर्बेंस ऐसे पानी ऊपर नीचे होते होते वो कहां तक आ गया, किनारे तक आ गया। डिस्टर्ब यहाँ हुआ था, लेकिन वो डिस्टर्बेंस पहुंच गया यहाँ तक। तो डिस्टर्बेंस यहां से यहां कैसे पहुंचा, इस तरीके से। समझ में आ गई बात। और ये जो चीज है जिसने डिस्टर्बेंस को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया, यही चीज क्या है, वेव। तो वेव क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता है। और ट्रेवल कैसे करेगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऊपर तो क्रस्ट नीचे तो ट्रफ, ऊपर क्रस्ट नीचे ट्रफ। समझ में आ गई मेरी बात, ये हो गया वेव। तो वेव की डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तो वेव का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ध्यान देना अभी इस बात पर। वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव का पहला कैरेक्टर हम देख रहे हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर हम नॉर्मली बात करें, प्रैक्टिकल मीनिंग में समझेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए क्रस्ट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ए ट्रफ इज कॉल्ड एज ए एम्पलीट्यूड। मतलब कि कोई भी क्रस्ट मैक्सिमम कितना ऊंचा हो सकता है, ये क्रस्ट की मैक्सिमम हाइट ये है, या इस ट्रफ की मैक्सिमम डेप्थ क्या है ये। तो किसी भी क्रस्ट की मैक्सिमम हाइट या ट्रफ की मैक्सिमम डेप्थ को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। आमतौर पर इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात। अब एम्पलीट्यूड क्या डिसाइड करता है, ध्यान देना इस पॉइंट पे। लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप बोलते हो इंटेंसिटी। सुना है कभी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी बताती है उसकी स्ट्रेंथ को। इसको बताती है इंटेंसिटी स्ट्रेंथ को। जैसे अब मैं बोलूं, एक तो मैं हल्की आवाज में बोलूं तो मेरे साउंड की इंटेंसिटी क्या है, कम। एक मैं बहुत लाउडली बोलूंगा तो मेरे साउंड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन दोनों ही केस में आवाज किसकी है, मेरी, और आप पहचान लोगे। दैट मीन्स मेरी साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्या चीज चेंज हुआ, इंटेंसिटी, लाउडनेस, स्ट्रेंथ चेंज होगी, मगर मेरे साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होते तो किसी और की आवाज हो जाएगी। समझ गए ना इस बात को। जैसे आप किसी चैनल, कोई भी टीवी का चैनल ऑन कर रखा है आपने, आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो क्या चैनल चेंज हो जाता है उससे, वही सिग्नल प्ले हो रहा है, सिग्नल वही टीवी सीरियल या मूवी या सॉन्ग चल रहा है, सिर्फ उसकी क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। दैट मीन्स आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते तो क्या हो जाता है, चैनल चेंज हो जाता। तो आपने फ्रीक्वेंसी नहीं, आपने क्या चीज चेंज की, उसकी इंटेंसिटी चेंज की। और जो इंटेंसिटी होती है ना, वो इंटेंसिटी किसके द्वारा डिसाइड होती है, एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। इंटेंसिटी ऑफ ए वेव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये मेरी बात समझ में आई। अब मैं आपको गर्मी सर्दी में इंटेंसिटी का रोल समझाता हूँ। सर ये फिर से बता, क्या बताना, ये बात समझ में आई। इंटेंसिटी सर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की कैसे होती है, ऐसे का एम्पलीट्यूड की नहीं, प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है। यानी एम्पलीट्यूड जितना बड़ा होगा ना, जैसे आपने एम्पलीट्यूड कर दिया पहले से डबल, तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। इट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ ए एम्पलीट्यूड। समझ में आ गई मेरी बात। अब मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है। सनलाइट कितने कलर से मिलकर बनी, अगर मैं गर्मी के दिनों में प्रिज्म से सनलाइट को गुजारता हूं तो 7 कलर बनेंगे। सर्दी के दिनों में गुजारूंगा तो सर कभी कभी जब सर्दियों में ज्यादा गर्मी होगी तब तो दिख भी जाएंगे, नहीं तो ज्यादा क्लियर नहीं दिखेंगे। दिखेंगे इंटेंसिटी नहीं, दिखेंगे, कलर वही 7 रहेंगे।
कि जब भी आप उसको प्रिज्म से गुजारोगे, गर्मी हो सर्दी हो, 7 कलर ही दिखेंगे। कलर अगर आपने पढ़ा हो, कलर कलर किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पर। कलर का एक हमेशा पैटर्न होगा उसमें, और वो क्या आता है? वीडियो। समझ में आ गई मेरी बात? हमेशा सेम पैटर्न में कलर स्प्लिट होंगे, क्योंकि जो कलर है ना लाइट का, वो फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब जो लाइट गर्मी में अर्थ पाई और जो सर्दी में अर्थ पाई, उसका क्या चीज सेम है? फ्रीक्वेंसी सेम। वहां पर डिफरेंस किस चीज पे आता है? इंटेंसिटी। या यहां से पढ़ोगे तो क्या चीज चेंज होती है? एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। यानी जैसे वेव वेव तो इतनी बड़ी रही, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या हो गया? चेंज हो गया। समझ में आई मेरी बात? यानी गर्मी और सर्दी में अगर लाइट के रिस्पेक्ट में आप बात करते हो तो क्या चीज चेंज होती है? लाइट की इंटेंसिटी। और वो इंटेंसिटी किसकी वजह से चेंज होती है? ये एम्पलीट्यूड चेंज होने की वजह से। तो जो लाइट आप रिसीव कर रहे हो गर्मी और सर्दी में, वहां पर डिफरेंस है इस पॉइंट पर, एम्पलीट्यूड का डिफरेंस। कैसे आता है सर ये डिफरेंस? ठीक है, ये फिर इस डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा पोजीशन ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी डिस्टेंस बढ़ जाए। हर एक टाइप से अगर आप बात करोगे ना, तो अर्थ की पोजीशन कुछ इस तरीके से टिल्ट हो जाए कि जो रिसीव करना है पर लाइट में, उसका डिस्टेंस, और जितने ज्यादा दूरी तक लाइट ट्रैवल करेगी, सिग्नल क्या हो जाएगा? उतना ही वीक, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? उतनी ही लो हो जाएगी। समझ गए? लेकिन लाइट के किस पॉइंट में डिफरेंस आ रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, या जो भी लाइट आ रही है, उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? रिड्यूस। या आपका सोर्स की इंटेंसिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। गर्मी और सर्दी में इंटेंसिटी कम हुआ है, गर्मी में उसकी इंटेंसिटी क्या हुआ है? ज्यादा हुआ। समझ में आ गई बात? कर लोगे? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाऊं अब। नेक्स्ट, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया ना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका वेवलेंथ। क्या है नेक्स्ट कैरेक्टर? वेवलेंथ। वेवलेंथ सिंबल होगा अगर ये उल्टे वाई की तरह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा। ओके, वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ, या फिर हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ ए कंप्लीट वेव। एक पूरी वेव की लंबाई को वेवलेंथ बोलते हैं। पूरी वेव कब हुई भाई? एक बार ऊपर और एक बार नीचे, यानी एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला दिया तो क्या होगा? एक वेव। और उस एक वेव की लंबाई को, यानी यहां से यहां तक का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपके लिए क्या हो गया? वेवलेंथ। क्या हो गया? ये पोर्शन है वेवलेंथ। एक पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट इसी में जो हमने एक डेफिनेशन कही कि लगातार दो क्रस्ट, जैसे ये क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है, तो लगातार दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ये एक ही चीज है। कैसे है? जैसे समझो, ये कंप्लीट क्रस्ट है, तो यहां से यहां तक क्रस्ट होगी हाफ, यहां से यहां तक क्रस्ट क्या होगी? हाफ। यहां से यहां तक इसी प्रकार ट्रफ क्या होगी? हाफ। और इसी प्रकार यहां से यहां तक ट्रफ क्या होगी? हाफ 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 बिकम वन। अब मैं यहां से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं भाई, लगातार दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, तो क्रस्ट मैंने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया, तो ये क्या होगा? हाफ प्लस दिस हाफ प्लस दिस हाफ, और यहां से यहां तक ये क्रस्ट का क्या होगा? समझ आ गई मेरी बात? तो दोनों डेफिनेशन है एक ही पॉइंट को। समझ में आ गई मेरी बात? दो तरीके से डिफाइन किया, लेकिन है ये एक ही चीज। तो ये क्या हो गया? वेवलेंथ। कर लोगे इसको? वेवलेंथ। वेवलेंथ के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फ्रीक्वेंसी। पर फ्रीक्वेंसी से पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? एक बार इसको समझते हैं। जब कोई चीज बार बार रिपीट होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसके लिए पढ़ा जाता है टाइम पीरियड। जो घड़ी की सुइयां है, जैसे ये है हमारी वॉच, ठीक है, या मान लीजिए जो सुई है मिनट वाली सुई, तो ये अभी 12 पे है, ये 6 हो गया यहाँ पर, तो ये यहां से चली, वापस कितनी देर बाद ये यहीं आ जाओगी? 60 मिनट के बाद।
समझ में आ रही बात? 60 मिनट के बाद फिर से यहीं आ गई, फिर से सेम मोशन रिपीट करेगी, यानी हर 60 मिनट के बाद इसकी मोशन क्या होगी, इसको आप कहीं पर भी देख लो, जैसे मैंने अभी है ना 3 पे देखा इसको, मैं अगर पूरी 60 मिनट के बाद आऊंगा तो मुझे कहां दिखाई देगी, ये उसी पॉइंट पर दिखाई देगी। मतलब कि हर 60 मिनट के बाद ये अपनी मोशन को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। समझ गए? तो जब कोई चीज अपनी मोशन को रिपीट करता है तो उसके लिए क्या होता है कि टाइम पीरियड, यानी उसकी मोशन को तो बोला जाएगा पीरियोडिक मोशन, या उसके एक्शन को क्या बोला जाएगा, पीरियोडिक एक्शन। एक ऐसा एक्शन जो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, रिपीट। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, मोशन ऑफ दिस नीडल इज ए पीरियोडिक। Why periodic? Because it repeated again and again, ये बार बार रिपीट हुआ है, that's why it is a periodic। लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या है, यानी कितनी देर बाद रिपीट होता है, 60 मिनट। तो पीरियोडिक मोशन है जिसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 60 मिनट। अब अगर मैं सेम काम एक सेकंड की नीडल के लिए करूं तो उसकी मोशन कितनी देर के बाद रिपीट होगी, 60 सेकंड के बाद, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 60 सेकंड। अब अगर ये मेरी जो घड़ी है ये 12 घंटे वाली है और मैं घंटे वाली नीडल, आवर वाली नीडल के लिए इसको पढ़ूं तो कितनी देर बाद रिपीट होगा, ये 12 घंटे बाद। यानी अब जैसे मान लो 4 बजे, तो वापस 4 कब बजेंगे, ठीक है, 12 घंटे बाद। और अगर मेरा घड़ा 24 घंटे वाला है तो वो वापस 4 पर कब आऊंगा, समझ में आ गई मेरी बात, 24 घंटे बाद। तो वो क्या होगा, उसका टाइम पीरियड कितनी देर के बाद उसने अपने आप को रिपीट किया। तो ये चीज होती है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड अरे हर उस चीज के लिए पढ़ा जाएगा जिसकी मोशन रिपीट हो। और टाइम पीरियड किस चीज को इंडिकेट करता है कि एक बार मोशन को कंप्लीट करने में लिया गया समय, क्योंकि 60 मिनट में उसने पूरा कर लिया सर्कल और वापस से वहीं पर आ गया वो जहां चला था। समझ में आ गई बात? तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट या एनीथिंग टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल पूरा करने के लिए कितना समय लिया गया, वो क्या हो गया, टाइम पीरियड। समझ में आ गई मेरी बात? अब फ्रीक्वेंसी आ जाओ। नेक्स्ट जो हमारा था टाइम पीरियड का सिंबल हो जाता है टी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, जिसका सिंबल होता है ये, जिसको बोला जाता है न्यू। क्या बोलते हैं इसको, न्यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, न्यू। समझ गए? अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड, कि किसी भी पॉइंट के दौरान 1 सेकंड में कितनी वेव से गुजरेगी, कितनी वेव वहां से निकल गई, तो वो क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। या दूसरी बात बोल लो कि भाई नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट होगी। जैसे मान लो यहां पर सोर्स था, बल्ब था, यहां से वेव निकल रही है 1 2 3 4 5 6, तो 1 सेकंड में कितनी वेव यहां से निकल गई, क्योंकि यहां से यहां तक एक वेव मिली, तो ऐसे ऐसे कितनी वेव 1 सेकंड में निकल गई, वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू या कंप्लीटेड इन ए 1 सेकंड। फिर इसके लिए फार्मूला पढ़ा जाता है, समझ आ गई भाई? इसका फार्मूला होता है 1/t, यानी 1 टाइम पीरियड। अच्छा, 1 टाइम पीरियड का मतलब यहां पर क्या हुआ कि भाई एक वेव को कंप्लीट होने में कितना समय लगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको पता चल जाएगा 1 सेकंड में कितनी वेव से गुजरे। समझ में आ गई बात? अब टाइम पीरियड क्या होती है, सेकंड तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, 1/सेकंड या बोल दो सेकंड इनवर्स। और इस सेकंड इनवर्स को क्या बोलते हैं हम, हर्ट्ज। क्या बोलते हैं इसको, हर्ट्ज। जैसे हमारे घर में एसी आती है, एसी करंट आता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, हमारे घर में कौन सी बिजली आती है, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और आपने पढ़ा होगा किस फॉर्म में लग रहा है, वेव के फॉर्म में होता है। और हमारे घर में जो एसी करंट आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज। क्या होती है, 50 हर्ट्ज। यानी 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो जाती है, रिपीट होती हैं इसकी 50 साइकिल रिपीट होती है, 50 वेव गुजर सकती है। समझ में आ गई बात? क्या बता रहा था, देखो जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता करना हो किसी भी लाइट की, किसी भी वेव की, तो मैं कैसे पता करूंगा, 1/टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो भी है। लेकिन टाइम पीरियड मुझे यहाँ पर किस चीज में लेना है, सेकंड में लेना है, बस उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और तो इसकी यूनिट निकालूंगा तो सेकंड का क्या होगा, 1/सेकंड या सेकंड इनवर्स। और सेकंड इनवर्स को ये क्या बोलते हैं, और इसका मैंने एग्जांपल दिया कि आपके घर में जो एसी बिजली आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 है। समझ में आ गई बात? फ्रीक्वेंसी के बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी लाइट की एक
बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई बात? जो अलग अलग तरह की हम वेव्स देखते हैं उनका मेन जो फीचर है वो किस पे होता है? फ्रीक्वेंसी। आपका मोबाइल का जो सिग्नल काम कर रहा है, आपका टीवी जो काम कर रहा है, ठीक है। अब जो देखो, जैसे हमारे टीवी में सपोज करो 200 चैनल प्ले हो रहे हैं, 200 के 200 चैनल का जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वेव। लेकिन एक सिग्नल पे रामायण चल रही है, एक सिग्नल पे महाभारत चल रही है, एक सिग्नल पे न्यूज चल रहा है, एक सिग्नल पे मूवी चल रही है, किसी पे कार्टून चल रहा है, किसी पे सॉन्ग, बिल्कुल अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं सभी 200 चैनल पे। समझ? तो वो चेंज कहां से? और एक प्रोग्राम पता नहीं अमेरिका का हो, एक प्रोग्राम हो सकता है मुंबई का हो, एक प्रोग्राम हो सकता है हरियाणा का हो, अलग अलग जगह के अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं। तो वो डिपेंड क्या कर रहा है? सिग्नल तो एक था, वेव तो हम बोलेंगे तो एक थी, लेकिन जो अलग अलग प्रोग्राम का जो सिग्नल टीवी में आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग अलग। समझ में आ गई बात? यानी उस सिग्नल में कौन सी चीज अलग है? बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन उस सिग्नल में जो चीज डिफरेंट है सभी सिग्नल्स में वो क्या है? फ्रीक्वेंसी अलग है भाई। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए ले लूं, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो मुझे नहीं पता कि मैं सपोज करो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे स्टार प्लस प्ले हो रहा है, तो 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे दूसरा कोई भी टीवी चैनल नहीं चलेगा। जब भी आप आपका जो टीवी का जो रिसीवर है, चैनल जो रिसीव जो करने वाला पार्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज पर कर दोगे तो तुरंत आपका स्टार प्लस चल पड़ेगा। हो सकता है 105 हर्ट्ज पर क्या चल रहा हो, सोनी टीवी चल रहा हो सकता है 110 हर्ट्ज पर क्या चल रहा हो, जी सिनेमा, हो सकता है 115 हर्ट्ज पर क्या चल रहा हो। आज तक हर एक जो सिग्नल होता है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी से ही उसकी क्या होती है? सिग्नल प्ले होता है, उसको रिपीट या उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। समझ में आ गई बात? वो किसका फीचर है? यानी वहां पर लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी रोल प्ले कर रही है? फ्रीक्वेंसी। सिग्नल के केस में कौन सी प्रॉपर्टी है? फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट आता है वेव नंबर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फीचर क्या है? वेव नंबर। इतने क्लियर हो या नहीं हुए? अब वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है कि नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन ए 1 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस है, मैं इसको 1 सेंटीमीटर बोल रहा हूं, तो अब इस 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं? जैसे अब फिलहाल इस 1 सेंटीमीटर में एक ही वेव है, तो इस वेव का वेव नंबर क्या हुआ? 1। लेकिन अब ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितनी वेव होगी? 1 2 3, तो अब वेव नंबर कितना हो गया? 3। ये 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट है वो क्या होता है? वेव नंबर। आमतौर पर ये डेफिनेशन यूज करते हैं, ये सीजीएस सिस्टम की डेफिनेशन है। अगर एसआई सिस्टम में बात करोगे तो लेंथ यूनिट क्या होगा? मीटर। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? वेव नंबर। लेकिन ज्यादातर हम सीजीएस वाला यूज करते हैं। वेव नंबर का सिंबल होता है न्यू बार, और इसका फार्मूला होता है 1/λ। अब अगर आप निकाल रहे हो कि 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स हैं, तो जो लैम्डा है वो किसमें होना चाहिए? सेंटीमीटर में। और अगर आप निकाल रहे हो कि 1 मीटर में कितनी वेव है, तो लैम्डा भी किसमें लेना पड़ेगा आपको? मीटर में लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ये है वेव नंबर। और लास्ट पॉइंट होता है वेव वेलोसिटी, जिसका सिंबल होता है c। वेव वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकंड, कि किसी भी वेव ने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। किसी भी वेव ने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या होती है? उसकी वेलोसिटी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैंने जो भी बताया था कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर से पर सेकंड। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 3 लाख किलोमीटर। यानी अब यहाँ है 1 सेकंड के बाद वो यहाँ से कितनी दूर चली जाएगी? 3 लाख किलोमीटर चली जाएगी। तो इसका मतलब वेव की वेलोसिटी क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये बात समझ आई या नहीं? कर लोगे? ये वेव और उसके कैरेक्टर्स।